पीके जिस राह पे चल रहे हैं उसी राह पे एके चले थे, लेकिन यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या पीके एके बन पा रहे हैं। अभी पीके के सामने ऐसी 10 बड़ी चुनौतियां हैं जिसको बिना सामना किए पीके एके नहीं बन सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में किंग नहीं बन सकते हैं। अब ऐसी कौन सी 10 बड़ी चुनौतियां हैं, इसको लेकर अभी हम मौजूद हैं जिसको हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट, मैं आपका आदर्श और हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। बिहार की अशांत राजनीति में प्रशांत किशोर ने एक कंकड़ फेंक कर इसे थोड़ा सा और अशांत कर दिया है। बिहार की अशांत राजनीति में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिहार की राजनीति कभी भी स्थिर नहीं रही है। बिहार की राजनीति में हमेशा से उथल पुथल शुरू से रही है, तो इसीलिए बिहार की अशांत राजनीति में प्रशांत किशोर ने एक कंकड़ फेंक कर इसे थोड़ा और अशांत कर दिया है। चतुर्दिक हमले शुरू हो गए हैं। बहरहाल ये हमले जायज हैं, ये राजनीतिक रस्म है और अनिवार्य भी है, क्योंकि सत्ता लोहे का पिंजरा होता है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। इसमें बाहरियों का प्रवेश निषेध है। अब बाहरियों का मतलब किनका? बाहरियों का मतलब उनका जिनका राजनीतिक कोई चाचा, मामा, माँ बाप या कोई अपना नहीं हो। अगर वह राजनीति में इस लोहे के पिंजरे में घुसना चाहते हैं तो ऐसे हमले स्वाभाविक हैं। अब प्रशांत किशोर इस हमले को कैसे लेते हैं ये अलग बात है। फिलहाल हम ऐसी 10 बड़ी चुनौतियों पर बात करने जा रहे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के सामने चुनौतियों के रूप में सामने आने वाली है। अब हम पहली चुनौतियों के आपके समक्ष रख रहे हैं। जो पहली चुनौती है वो जाति का जाल। बिहार या उत्तर भारत में जाति का जाल ऐसा है जैसे कि हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। मतलब कि जाति से ऊपर कुछ नहीं। अगर जाति के नाम पे विकास को त्यागना हो तो यहाँ के लोग 1 सेकंड नहीं लगाते हैं विकास को त्यागने में, क्योंकि उनके लिए जाति सर्वोत्तर है, उनके लिए जाति ही सब कुछ है। इसलिए जाति का जाल है, प्रशांत किशोर को समझना बड़ा मुश्किल होगा और इससे निकलना ही बड़ा मुश्किल होगा। ये ऐसा भी चुनौती नहीं है जिसको प्रशांत किशोर इसका हल नहीं निकाल पाए, समाधान नहीं कर पाए, लेकिन इसका समाधान प्रशांत किशोर कैसे निकाल रहे हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर सिर्फ विकास की बातें करते हैं तो सिर्फ विकास की रट लगाने से इसका समाधान नहीं निकलने वाला। क्योंकि बिहार का ऐसा कौन सा नेता है जो कहता है कि हम बिहार को विनाश होना देखना चाहते हैं? कोई ऐसा नेता नहीं है जो कहता है कि हम बिहार को विनाश होते हुए देखते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर के लिए मेरा मानना है कि जाति का जाल बड़ा ही एक बहुत बड़ी चुनौती है और उनको इसका समाधान अच्छे से निकालना पड़ेगा। अब हम अपने एडिटर पुरुषोत्तम कुमार से कहेंगे कि दूसरी जो बड़ी चुनौतियां हैं उसको बताएं। धन्यवाद आदर्श। देखिए, प्रशांत किशोर के लिए जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है वो है उनका एरोगेंस। एरोगेंस आजकल देखिए, प्रशांत किशोर का अभी मैं वीडियो देख रहा था, इतना ज़्यादा एरोगेंस है और ये बातें बार बार सामने आ रही है कि मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हूँ, मैं ही हूँ, आई एम द स्टेट, आई एम द गॉड, मतलब आई एम द फादर ऑफ दिस एरा। जी, ये एरोगेंस प्रशांत किशोर में है। जिस तरह से प्रशांत किशोर 4 विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें उतरे हुए हैं और जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए लंबे रेस का अगर घोड़ा बनना है ना तो आपको इतना ज़्यादा आपके अंदर अगर एरोगेंस रहेगा तो आप ज़्यादा दिन तक इसमें नहीं दौड़ पाएंगे। क्योंकि राजनीति जो है, जब आप नवांकुरों की राजनीति में एंट्री होती है तो विनम्रता झलकनी चाहिए और राजनीति में अगर लंबे दौर का घोड़ा बनना है तो आपको विनम्र होना पड़ेगा। तो विनम्रता प्रशांत किशोर में नहीं दिख रही है, एरोगेंस वाली स्थिति ज़्यादा है। एरोगेंस में ही बात कर रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री बनाया, हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, और ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ 4 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और उसी में मैं कंफ्यूज हो गया, 2 जगह मुझे उम्मीदवार बदलना पड़ा। तो एरोगेंस वाली स्थिति जो है एक जो दूसरा सबसे बड़ा चुनौती, ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। बिहार पॉलिटिक्स में लंबे टर्म तक, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है, सरवाइव करना है तो एरोगेंस के ऊपर उनको ध्यान देना पड़ेगा। जी, अब मैं तीसरी चुनौतियों के बारे में बात करता हूं। तीसरी चुनौतियां हैं आधी आबादी की नाराजगी। अब आप कहिएगा कि ऐसा कौन सा प्रशांत किशोर ने काम कर दिया है कि आधी आबादी बिहार की नाराज हो गई? तो शराबबंदी को लेकर प्रशांत किशोर ने खुलेआम कह दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो पहली मीटिंग में शराब को चालू कर देंगे। अब शराब को चालू कर देंगे तो आधी आबादी कैसे नाराज हो जाएगी? तो इस मुद्दे को नीतीश कुमार ने राजनीतिक रूप से एक आधी आबादी के सेंटीमेंट से जोड़ दिया है। महिलाएं से आधी आबादी का सेंटीमेंट मतलब महिला के सेंटीमेंट से जोड़ दिया है नीतीश कुमार ने। शराबबंदी
नीतीश कुमार ने शराब को बंद किया और जीविका दीदी के तौर पे नीतीश कुमार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बल्कि शराबबंदी करके मानवीय तल पे उनके घर में भी उनको सशक्त किया है। आधी से अधिक महिलाएं के प्रति नीतीश कुमार के प्रति संवेदनाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो बिहार की महिलाएं हैं, सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। जो गरीब, जो शराब के जो कहर है, शराब का जो कहर था उसको नजदीक से झेला है। आपको भी पता है, दर्शकों को भी मालूम है कि जो पहले गरीब महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था, शराब पीकर घरेलू हिंसा होता था। तो मेरा मानना है कि जो जैसे प्रशांत किशोर का बयान है कि हम शराब चालू कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि महिलाएं इससे खुश होंगी, बिल्कुल नहीं खुश होंगी और आधी आबादी की नाराजगी तो है। जी है। तो बस मेरे लिए है कि उनको जो ये अपना स्टैंड किया उनको क्लियर करना चाहिए। अब मैं आपसे कहूंगा कि चौथी जो बड़ी चुनौतियां उन पे आप चर्चा कीजिए। देखिए, चौथी जो बड़ी चुनौती नजर आती है वो है उनका कंटीजेंसी वाला प्लान। कंटीजेंसी प्लान जो है, देखिए जब आप राजनीति में आते हैं और जब फटा पोस्टर निकला हीरो, प्रशांत किशोर के लिए बहुत सारे सवाल हैं। प्रशांत किशोर के लिए सवाल है कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, और फटा पोस्टर निकला हीरो वाली भी बात है कि भाई प्रशांत किशोर कौन है, प्रशांत किशोर के पीछे कितना संघर्ष रहा है। संघर्ष तो दिखता नहीं है। मैनेजमेंट का संघर्ष होगा, स्ट्रेटजी बनाने का संघर्ष होगा, तो वो भी संघर्ष नहीं दिखता है क्योंकि डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का काम करके तब नीचे आए हैं। मतलब सेंट्रल से समझिए कि स्टेट में इन किए हैं। हाँ, एक बड़े लीडर गुजरात में भी उन्होंने काम किया है। तो ये जो कंटीजेंसी प्लान है, जब आप पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं तो आपसे जुड़े हुए तमाम छोटे बड़े चीजों पर विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो लोग हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी तो है नहीं, मतलब जो आपसे नफरत करते हैं, तो वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो आपको घेरने का काम करते हैं। तो आपकी छोटी छोटी गलतियां, हाँ, फोटो वीडियो मैसेज, आपके पोस्ट, आपने क्या कहा था। अब देखिए, प्रशांत किशोर को एक बार घेरा गया था एक इंटरव्यू में कि आपने हिमाचल प्रदेश के बारे में ये कहा था कांग्रेस को लेकर के, लेकिन आपका ये दावा गलत साबित हुआ। इंडिया टुडे और तमाम चीज़ों पर प्रशांत किशोर ने 2024 में कहा कि भाजपा इतनी सीटें ला रही है, वो भी नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ें सामने लाई जाएंगी। तो प्रशांत किशोर को और नीरज सिंह प्रवक्ता जो है जदयू के ला भी रहे हैं, तो जो चीज़ें प्रशांत किशोर के सामने रखी जाएंगी कि भाई ने आपने ये कहा, ये नहीं किया, तो इसकी प्लानिंग करने की जरूरत है, उसको डिफेम करने की जरूरत है कि भाई ये चीज़ें अगर सामने आ रही है तो उसका जवाब माकूल तरीके से कैसे दिया जाए ताकि जनता जो हो दिग्भ्रमित ना हो, जनता हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क न उठा पाए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती हमको कंटीजेंसी प्लान की दिखती है। जी, अब मैं पांचवी चुनौती के बारे में बात करूंगा, वैचारिक अस्पष्टता। क्योंकि प्रशांत किशोर ने अभी तक क्लियर नहीं किया कि वो क्यों है। ये सवाल बड़ा स्टीरियोटाइप लगता है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और दीर्घकालिक असर करने वाला है। क्योंकि अगर स्टैंड करना है आपको बिहार की राजनीति में, तो आपकी स्पष्टता बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे, आप चाहे लाख विकास कीजिएगा, लेकिन ऐसे मौके आएंगे जब आपको निर्णय करना पड़ेगा, तो आपके लिए एक वैचारिक आधार बहुत जरूरी है। आपको मैं आदर्श बता दूं कि जो जिस वैचारिक आधार की बात कर रहे हैं, राजनीति का वो श्रृंगार होता है, और बिना वैचारिक आधार के, बिना आइडियोलॉजी के अगर आप कोई राजनीति कर रहे हैं तो उसको गूंगी राजनीति मानी जाती है। उसको वो औरत माना जाता है जिसके बारे में तमाम तरह के सवाल किए जाते हैं। तो उस तरह की राजनीति प्रशांत किशोर कर रहे हैं। वही तो आपको क्लियर करना पड़ेगा किसी भी मुद्दे पे, आरक्षण पे, पूंजी के बाद पे, कि आप लेफ्ट हैं, राइट हैं, सेंटर टू राइट हैं, सेंटर हैं, मतलब आपको क्लियर करना पड़ेगा। लालू यादव ने आज सीना ठोकर कहते हैं हमने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो किया। नीतीश कुमार कहते हैं समाजवाद के नेता हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम भाजपा के साथ रहें या राजद के साथ रहें, अल्पसंख्यक के मुद्दे पे मेरा स्टैंड क्लियर है। तो ये प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एक प्रशांत किशोर के इस चाल से एक खास वर्ग के वोटर है, मतदाता, उनको भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित हो रहे हैं और इनका फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। इसलिए प्रशांत किशोर के लिए बड़ी चुनौती है। अब मैं आपसे कहूंगा कि छठी चुनौती के बारे में आप बताएं। ये जो छठी चुनौती है ये भी महत्वपूर्ण है, ये है टिकट वितरण। देखिए, जो टिकट वितरण की प्रणाली है प्रशांत किशोर की पार्टी में अभी तक देखिएगा तो शिक्षाविद हैं, ब्यूरोक्रेट से लोग जुड़े हुए हैं, वकील हैं, कर्पूरी ठाकुर की पोती हो, उसके बाद में IAS, IPS, लेफ्टिनेंट जनरल, ये तमाम लोग हैं। साथ साथ जो नए नए धनाढ़ लोग हैं उनकी भी एंट्री हो गई है उनके पार्टी में। घूम के आए हैं, और वैसे लोग भी हैं जो कभी RJD के रहे, कभी जदयू के रहे, कभी भाजपा के रहे,
टिकट ले लेते हाँ, हैं। जो टिकट लेकर के और खेल बिगाड़ने में माहिर है, वो भी प्रशांत किशोर के पार्टी में आ गए हैं। वैसे लोग भी हैं जिनके पास ठेकेदारी का खूब पैसा है और शराब का भी पैसा है। तो ऐसे स्थिति में प्रशांत किशोर इन सब में जिन उनका अपना नारा है सही लोग, सही लोग, उनके आप नारे में देखिएगा जन स्वराज में सही लोग, शायद सही विकल्प, इस तरह का नारा है। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर, और सबको यह लगता है कि टिकट हमको मिल जाएगा। प्रशांत किशोर के किसी नेता से मिलिए तो लगेगा कि भैया यही इन्हीं को टिकट मिलेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं, काफी पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर टिकट किसको देंगे? वो व्यक्ति किस छवि का होगा? शराब कारोबारी होगा, ठेकेदार होगा, क्या फिर आईएएस और आईपीएस ही होगा? ब्यूरोक्रेट से तो उनका हाल पता चल गया। 2 सीट में तो कैंडिडेट बदलने पड़ रहे हैं। हालांकि एक सीट पे प्रोफेसर साहब की तो इज्जत चली गई। आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रह चुके हैं, आपको यह पता नहीं है कि दोनों सीट पर दोनों अच्छे पोजीशन के लोग जिनकी समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा है, एक पे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह और दूसरे पर प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब को आप लाएं और फिर उनसे टिकट वापस ले लिए, उनकी भी इज्जत खा गए। और लेफ्टिनेंट जनरल साहब को नोएडा से उठा करके ले आए बिहार में चुनाव लड़ाने के लिए, और साथ में बैठा के गाड़ी में घुमाए, और आपको पता नहीं कि भाई इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो कैसे स्ट्रेटजी की बात करते हैं? तो ऐसी स्थिति में टिकट वितरण करने की जो मैं बात कर रहा हूं कि आप टिकट किसको दीजिएगा? सब लोग टिकट के होर में है, तो जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो बगावत करेगा, और बगावत करेगा तो फिर राजनीतिक नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं बार बार कहता हूं कि लीडर फिल्ट्रेशन का काम प्रशांत किशोर को करना पड़ेगा, वो भी टिकट वितरण के समय में। तो ये सबसे बड़ी चुनौती मेरे को लगती है। अब मैं सातवीं चुनौती के बारे में बात करूंगा कि एक बड़ी चुनौती है संघर्ष का भाव। प्रशांत किशोर के जीवन में सबको लगता होगा कि अगर 2 साल से वो पैदल यात्रा कर रहे हैं तो संघर्ष है, तो संघर्ष नहीं है। आम आदमी के लिए अगर आप खड़े नहीं हैं तो आप किस काम के संघर्ष है? आपका संघर्ष नहीं है। ममता बनर्जी आज 15 साल से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी हुई है, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं असंख्य लाठियों का निशान उनके शरीर पे दिखता है, और लगता है उनका बड़ा रोल है। आज बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं। अभी हमारे मुजफ्फरपुर में एक दलित मासूम बच्ची के साथ बलात्कार एवं क्रूर हत्या कर दी गई, आप नहीं दिखे। बिहार में अभी बाढ़ भी मेरा वही था, बिहार में बाढ़ आई, प्रशांत किशोर नहीं दिखे। प्रशांत किशोर को छोड़िए, जन स्वराज की किसी जिला इकाई के मतलब पार्टी के सदस्यों द्वारा भी कोई ग्राउंड पे कोई नहीं दिखा। अब बताइए कहाँ का न्याय है कि आप कहिएगा, मेरा प्रश्न है प्रशांत किशोर जी से कि कहाँ का न्याय है कि जब आप कहिएगा कि हम सत्ता में आ जाएंगे तभी बिहार के लोगों के दुख सुख में साथ रहेंगे। इससे अच्छा तो हम पप्पू यादव जी को मानते हैं जो बिहार के लोगों के हर दुख सुख में साथ रहते हैं। जी, तो प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जो मैं कैमरे से दूर रहता हूँ। स्ट्रेटजी बना लेना और ये कह देना कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे। भाई आप जनता के बीच में नहीं है, आप पैदल यात्रा कर रहे हैं। जिस गांव से, जिस पंचायत से आप निकल रहे हैं, जहां घूमने को जा रहे हैं, जहां भ्रमण कर रहे हैं, वहां के भी समस्याओं का क्या आप निराकरण कर रहे हैं? वहां के 2 लोगों का ही क्या, वहां की जो मूलभूत समस्याएं हैं, मान लीजिए नाला नहीं है, रोड नहीं है, गाँव में तालाब नहीं है, कुआं नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, आपको आज तक किसी न्यूज मीडिया चैनल पे बैठे हुए नहीं दिखा गया, किसी ने दिखाया भी नहीं, और आप बैठते भी नहीं है कि भाई वहां आप वहां के प्रशासन से, डीओ से, एसडीओ से, डीएम से, डीएम से, एसपी से किसी की हत्या हो गई, आप जहां भ्रमण कर रहे हैं 2 साल से आप इतने जगह पे भ्रमण किए हैं, क्या उन जिलों में, उन पंचायतों में किसी की हत्या नहीं हुई होगी? और क्या वो पंचायत पूरी तरह से परिपूर्ण है? ऐसा भी नहीं है। तो आप वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए वहां के प्रशासनिक अधिकारी से कभी ना बात करते दिखते हैं, ना वहां आप खड़े होकर के ये कहते हैं कि भाई इस गांव में ये समस्याएं हैं और ये समस्याएं का हल ये है। मैं डीएम साहब से बात कर रहा हूँ, एसपी साहब से बात कर रहा हूँ, और नहीं मानेंगे तो अगले सप्ताह में मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। सिर्फ भ्रमण कर लेने से बिहार की दशा और दिशा और लोगों की मानसिकता ये सब नहीं बदल जाएगी। जो प्रशांत किशोर समझ रहे हैं कि ये सब कुछ बदल जाएगा और जन स्वराज नेशनल लेवल की पार्टी बन जाएगी, ये इतना जल्दी मुझे संभव नहीं दिखता। राजनीति सिर्फ हाई मोरल ग्राउंड पे खड़ा रहने की जगह नहीं है, यथार्थ उसको जमीन पर भी उतारना चाहिए, और प्रशांत किशोर के लिए बड़ा चैलेंज है। अब मैं कहूंगा आप 8वीं चुनौतियों के बारे में बताइए। 8वीं चुनौती है विकास का ब्लूप्रिंट। विकास का ब्लूप्रिंट पर सवाल जब प्रशांत किशोर से पूछिएगा तो कहेंगे इसके पीछे हमारी बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। 2 अक्टूबर को लॉन्च करने और 2 अक्टूबर को लॉन्च करने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं आया। आशा है कि मार्च अप्रैल तक अगले साल, नए साल में, मार्च में चुनाव हो जाएगा, उसी पे मैं बताऊंगा। तो उस समय तक उनका जो है विकास का ब्लूप्रिंट सामने आएगा। अमूमन देखना चाहिए तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ये जरूर कहेगा कि भाई जब आप
एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इतने दिनों से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल इरा के सबसे बड़े योद्धा बनकर के आप निकले हैं, तो आपका विकास का ब्लूप्रिंट भी जनता के सामने होना चाहिए था, ताकि समय कम है और जनता उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके, जनता के दिलो दिमाग जहन में वो बैठे कि भाई बिहार का विकास इस तरह से होगा। आपका तो विकास का ब्लूप्रिंट अभी तक सामने नहीं आया। विकास कैसे होगा जब उम्मीदवार यहाँ का नहीं रहेगा? हाँ, बाहर से आएगा, कैसे होगा? और सबसे बड़ी चीज ये है कि विकास का ब्लूप्रिंट आप नहीं लाए हैं और आप कहते हैं कि जो छठ में इस बार काम करने आएगा उसको फिर हम बाहर नहीं जाने देंगे। तो कहाँ रखेंगे? जॉन सुराज के टेंट में रखेंगे। ये तो लाना पड़ेगा आपको सामने। कॉल रिकॉर्डिंग वाला काम करवाएंगे, वो टेली कॉलर वाला जो काम है कि आप 500 और 1000 वाला काम, तो वो काम करवाइएगा। तो विकास का ब्लूप्रिंट उनको लेकर के, अब चिराग पासवान का देखिए, छोटा ही पार्टी है, बिहारी फर्स्ट, विकास का ब्लूप्रिंट है कि हम भाई फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे बिहारी को। तो ऐसी चीजें अगर प्रशांत किशोर नहीं ला, अभी देख लीजिए, अभी अगर वो लेट करेंगे, मार्च तक लेके आते हैं, समझिए कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने हैं, तो समय कम होगा, और जब समय कम होगा तो जनता क्या उतना जल्दी उसको समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी। और ऐसी स्थिति में विविधता इतना ज्यादा है बिहार को में कि आप देखिए कि अभी मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा त्रस्त हैं स्मार्ट मीटर को लेकर के, बाढ़ से लोग त्रस्त हैं, तो उसके बाद में रोजगार, ये सब बाकी चीजें तो है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो इन सब चीजों को कितनी प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा उनके विकास के। लोगों को अगर सोचना चाहिए कि अगर प्रशांत किशोर जी को हम सरकार में लाते हैं तो हमारे लिए प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे, और लोगों को दिखना चाहिए वो। और भी चीजें सामने आएंगी कि भाई अभी ये समस्याएं आ रही हैं, वो तो उसका निराकरण करने की क्या क्षमता है आपकी, और आप उसको किस तरह से कर रहे हैं, लोगों को दिखेगा तब तो। सारे नेता तो विकास ही कर रहे हैं, विनाश तो कोई करता नहीं है। तो आपका तरीका क्या होगा? आपने क्या मैनिफेस्टो बनाया है? जब तक जनता देखेगा नहीं तो जनता कैसे समझेगा कि भाई नितिन गडकरी को आप देख लीजिए, होता है कि पुल 64,000 करोड़ में बनने वाला था, लेकिन हमने 30,000 करोड़ में बनवा लिया, तो अपने लोग उनको पसंद करते हैं। तो विकास का ब्लूप्रिंट अभी तक नहीं आया है, ये सबसे बड़ी चुनौती मेरे को लगती है। अभी चुनौतियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी चुनौती है जो है सीएम फेस। प्रशांत किशोर ने अभी तक यह क्लियर नहीं किया है कि सीएम फेस कौन होंगे, और बिहार की जनता चाहती है उनको लगना चाहिए कि आखिर हम अगर इनकी सरकार में लाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं आपको एक घटना बताता हूं, दिल्ली 2020 विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। उस टाइम प्रशांत किशोर अरविंद के आम आदमी पार्टी के काम करते थे, और पार्टी दफ्तर में 10 गारंटी कार्यक्रम को लॉन्च होना था, और उसमें जो मंच बना हुआ था उस पर एक ही कुर्सी लगा हुआ था। पता किया गया, जानकारी ली गई तो पता चला प्रशांत किशोर का आइडिया है, रणनीति है कि एक ही कुर्सी रहेगी। तो क्यों रहेगी? क्योंकि फेस वहां पे दिखाना था, और जनता को ये लगे कि अरविंद केजरीवाल जी हैं और ये मेरे लिए करेंगे हम। तो आज जैसे हम लोग अमेरिका में देखते हैं कि जो है चुनाव होती है व्यक्ति केंद्रित होती है, तो आजकल लोकतंत्र में भारत में भी व्यक्ति केंद्रित चुनाव हो रहे हैं। चाहे मोदी जी को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, नीतीश जी को देख लीजिए, तो व्यक्ति केंद्रित चुनाव बहुत ज्यादा अभी चल रही है भारत में और बिहार में भी। हाँ, तो ऐसे में प्रशांत किशोर को क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा सीएम कौन होगा। बिल्कुल सभी को पता है कि सीएम प्रशांत किशोर ही होंगे, तो जो ये छुपा के बैठे हैं उनको दिखाना पड़ेगा और खुलेआम तौर पे ये ऐलान करना चाहिए उनको कि मैं सीएम बनूंगा, मैं ऐलान करता हूं, ताकि सीएम नहीं भी बनेंगे तो कौन सा चेहरा है सामने आएगा, लोग उसको कितना पसंद करेंगे, ये बहुत मार्केबल चीज है। उनको लगता है कि इनका फायदा अगर उनको होगा तो भ्रम में है, इसका फायदा नहीं होने, इनका फायदा नहीं होना बल्कि नुकसान ही होगा। और जो ये बात बनाते हैं कि जो सीएम का फेस जो होगा हमारे विधायक चुनेंगे, ये सब बकवास की बातें हैं। सीएम वही बनेंगे। तो मेरा कहना है और मेरा मानना है कि ये सीएम फेस बहुत बड़ी चुनौती है, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए, इसका समाधान सही तरीके से करना चाहिए। अब मैं आखिरी चुनौतियों को कहूंगा कि आप बताइए। आखिरी जो चुनौती है वो है कि भाई जन स्वराज या जन सुराज। देखिए, जन सुराज का मतलब होता है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या होता है? तो ये गुड गवर्नेंस अभी आई है, नीतीश और लालू जी के राज में ऐसा कुछ नहीं था, गुड गवर्नेंस की बात नहीं होती है। तो आप पहले ही बात कर रहे हैं गुड गवर्नेंस की, और जन स्वराज का मतलब होता है जनता का राज। तो जनता का राज हो जाएगा तो खुद ब खुद जन सुराज हो जाएगा, गुड गवर्नेंस हो जाएगा। तो आप जनता के राज के लिए क्या कर रहे हैं? पहले आपको जन स्वराज पे ध्यान देना चाहिए। आप सरकार बना लेंगे और चीज़ों का समाधान कर देंगे तो क्या उससे जनता का राज हो जाएगा? जनता को आप कितना प्राथमिकता दे रहे हैं, जनता के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? तो सब मेरे को लगता है कि जन स्वराज की जो बातें हैं, यानी आपको गुड गवर्नेंस
को आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जन स्वराज अगर आएगा तभी गुड गवर्नेंस आ जाएगा। तो आप एक स्टेप ऊपर से ही चल रहे हैं, पहले एक उसके नीचे का जो स्टेप है यानी लोगों को प्राथमिकता देने की बात है, उस पर विचार करना चाहिए। वो चीज़ें सही हो जाएंगी, उसके लिए काम करना चाहिए। वो चीज़ें अगर सही हो जाएंगी तो खुद ब खुद गुड गवर्नेंस दिखने लगेगा, यानी जन सुराज दिखने लगेगा। तो मेरे को लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी पूरा ध्यान जन सुराज पे है, लोगों पर है, येलो से व्हाइट हो गया है। हाँ, एकदम पूरा ब्रांडिंग का तैयारी है कि भाई गुड गवर्नेंस की बातें हो रही हैं, खुद बैठे हुए हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, लेकिन जनता को कितना प्राथमिकता दे रहे हैं, जनता के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। आप जनता के लिए कीजिएगा, जनता के समस्याओं का समाधान होगा, निराकरण होगा, तो खुद आपका गुड गवर्नेंस आ जाएगा। ये कहने की चीज़ नहीं होती है। तो यही जो है आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती। प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे कि हमने 10 प्रशांत किशोर के लिए 10 बड़ी चुनौतियों को आपके समक्ष रखा और उसको अच्छी तरह से आपको समझाया कि इस प्रशांत किशोर के लिए 10 बड़ी चुनौतियां। आपको भी लगता है कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर के लिए 10 बड़ी चुनौतियां सही में 10 बड़ी चुनौतियां हैं, और आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई बड़ी चुनौतियां हैं, तब अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।